राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। अब मैं सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। हम सबके बीच में हमारे बुलडोजर वाला बाबा जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। एक बार जोर से उनके लिए तालियों के साथ के गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत करेंगे। और मैं आज की इस जनसभा में हम सबके बीच में पधारे जो हिंदुत्व के कुल तिलक हैं, ऐसे हिंदुत्व के ध्वजवाहक जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सुशासन का नया अध्याय चालू किया, आतंक को समाप्त किया, ऐसे बुलडोजर वाले बाबा जी के स्वागत के लिए हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय सरोज दीदी जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें बुकें देकर उनका अभिनंदन करेंगे। तालियों के साथ में स्वागत होते रहना चाहिए। इसके उपरांत हमारे कैबिनेट मंत्री सम्माननीय लखनलाल देवांगन जी से आग्रह करूंगा कि उनका सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे। सम्माननीय पूर्व गृह मंत्री आदरणीय ननकीराम कंवर जी से आग्रह करूंगा कि उनका अभिनंदन करेंगे। हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आदरणीय विकास महतो जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजू सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। इसी के साथ ही सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान में बैठ जाएं और जो सामने में खड़े हुए हैं सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएं, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है। अब मैं सीधे आज की इस जनसभा को उद्बोधन की ओर ले जाते हुए, आगे की ओर ले जाते हुए हमारे सम्माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय लखनलाल देवांगन जी। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, सरोज दीदी जिंदाबाद। आज हमारे बीच हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको पूरा भारतवर्ष के लोग उनके बात को सुनने के लिए ललायित रहते हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री सम्मानीय आदित्यनाथ योगी जी आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार सब लोग ताली बजाकर साथ ही हमारे इस लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, हम सब के नेत्री सम्मानीय दीदी सरोज पांडे जी भी हम सबके बीच उपस्थित हैं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर राजू सिंह जी सहित मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे सम्मानीय नेतागण, आज हम सब माननीय योगी जी का बात को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, तो कोरबा में भी सरोज दीदी का नाम उसमें रहे। और सरोज दीदी के हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि अपने कोरबा लोकसभा से उनको मोदी जी को 400 पार
तो सरोज दीदी को 4 लाख पार तो आप सबके ताकत से संभव होगा। और निश्चित तौर पर हम सब लोग आज महाराज जी का बात को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, पुनः महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लखन भैया जी। अब मैं हमारे सम्माननीय कैबिनेट मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन करेंगे। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब स्वागत उपरांत मैं हमारे सम्माननीय लोकप्रिय प्रत्याशी हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी आदरणीय सरोज दीदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए और हम सबकी आज इस जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय सरोज दीदी जी। दोनों हाथ उठा के जयकारा करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज इस भगवा में वातावरण में हम सबके बीच में देश के सबसे बड़े प्रदेश के आधुनिक चिंतक, आधुनिक संत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हुआ है। छत्तीसगढ़ की इस धरा पर हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम सब के लिए आज ये उत्साह, ये उल्लास इस बात का प्रतीक है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को विकास की गति पर लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अपराध गढ़ को उन्होंने बदलकर वहां के लोगों को एक भय मुक्त वातावरण दिया है। लोकसभा का ये चुनाव एक अलग परिदृश्य में हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे और 10 वर्षों में उन्होंने इस प्रदेश में लगातार काम किया। जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश में काम किया, उन्होंने देश में काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की चिंता करी, गरीबों के लिए योजनाएं बनाई और लगातार 10 वर्षों तक देश को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन विपक्ष लगातार आक्रमण करता रहा। इतने लंबे अंतराल बीत गए। कोरबा लोकसभा क्षेत्र आज भी देश के 100 आकांक्षी जिलों में इसकी गिनती होती है, जबकि यहां पर लगातार कांग्रेस को हमेशा यहां से वोट मिलता रहा, वो यहां के सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन आज भी कोरबा लोकसभा को आकांक्षी लोकसभा में गिना जाता है। ये दुर्भाग्य की स्थिति है और इस स्थिति को बदलने के लिए हम सब कार्यकर्ता सहित कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी, ऐसा मेरा मत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं वो सभी झुग्गी झोपड़ी के लोगों को पक्का मकान मिलेगा। पक्का मकान, झोपड़ी की जगह पर पक्का मकान देने का वादा हमारे संकल्प पत्र में है। और ये संकल्प पत्र में किया हुआ हमारा संकल्प है कि झोपड़ी नहीं मकान देंगे। और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने लगातार केवल झोपड़ी दी है और वो झोपड़ी पर भी पट्टा नहीं मिला है। कोरबा में लगातार जिन लोगों को पट्टे की जरूरत थी वो पट्टा नहीं मिला है। मुझे लगता है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो कोरबा विकास में शून्य है। यह ऊर्जा नगरी है। इस ऊर्जा नगरी से हम सब तरफ ऊर्जा भेजते हैं, बिजली देते हैं, लेकिन हर थोड़े देर में बिजली की कटौती हो जाती है।
यह ऊर्जा नगरी ऊर्जा देने के बाद भी पीछे क्यों रह गया? कांग्रेस की जो सांसद है पिछले 5 साल में कहीं नहीं निकली, और कांग्रेस की सांसद ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेसी भ्रष्टाचार करते हैं, मैं नहीं करती। ये मैं नहीं कहती, ये कांग्रेस की सांसद ने कहा है। जब कांग्रेस की सांसद स्वयं कहती है कि कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है और पिछले लगातार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए भी सांसद के कार्यकाल में 2 कलेक्टर जेल के अंदर गए हैं, भ्रष्टाचार में अंदर गए हैं। कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए। बंधुओं, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, इस क्षेत्र में विकास के लिए आपकी इस बहन को आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए। मैं ऐसा आप सबसे निवेदन करती हूं और आप सब, हम सब मिलकर अपने इस कोरबा लोकसभा का विकास करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत की कल्पना की है। इस विकसित भारत के साथ में कोरबा पे विकसित कोरबा बने, हम ये संकल्प के साथ आज यहां से जाएंगे और आने वाले 7 मई को कमल फूल का बटन दबाकर आपकी इस बहन को आशीर्वाद दें। इस निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो जय जय श्री राम। अब मैं जय जय श्री राम के नारे के साथ में हमारे हिंदुत्व के ध्वजवाहक आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आज की जनसभा को संबोधित करेंगे। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। 2024 के लोकसभा चुनाव कोरबा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, पूर्व मंत्री श्री ननकीराम कंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री विकास महतो जी, जिला संगठन प्रभारी गोपाल साहू जी, जिला अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव सिंह जी, लोकसभा के सह संयोजक श्री मनोज शर्मा जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती संतोषी दीवान जी, श्रीमती धनेश्वरी कंवर जी, श्री जोगेश लांबा जी, श्री अशोक चावलानी जी, श्री ज्योतिनंद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी के रूप में विख्यात कोरबा के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज प्रातः जब मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान किया तो मुझे वहां के पत्रकार साथियों ने पूछा था कि आप छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, वहां जाकर के क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने तो एक ही बात कही
और बहनों भाइयों, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ननिहाल अच्छा न लगता हो। और ये छत्तीसगढ़ तो हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ननिहाल जैसा है। भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। और इसीलिए तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके जब अयोध्या में प्रभु राम फिर से विराजमान हुए हैं, तो सबसे अधिक उल्लास और उमंग अगर कहीं पर था तो छत्तीसगढ़ की धरती पर था। बहनों और भाइयों, ये छत्तीसगढ़ की धरती है। जब राम को वनवास जाना पड़ा था तो छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने सबसे पहले शरण ली थी। और बहनों और भाइयों, एक संकल्प ऋषि मुनियों को, समाज के सज्जन प्रवृत्ति के लोगों को निस्सरहीन करहोमहि भुज उठाए प्रण कीन के संकल्प के साथ इसी छत्तीसगढ़ की धरती का एक सिंहनाद भारत को राम राज्य की ओर ले जाने के लिए प्रभु राम ने किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम लोग यहां पर आए, तीसरे चरण में आपको चुनाव करना है। आपको देखना होगा, पिछले 10 वर्ष में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसका दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं आज सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद के सामने, नक्सलवाद के सामने घुटने नहीं टेकता है, बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देकर के उसको नेस्तनाबूद करने की मादा रखता है। एक ऐसा भारत जो अपने नागरिकों को सुरक्षा भी देता है तो संरक्षण भी देता है, विकास के बड़े बड़े कार्य लेके आता है, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकारों की पहचान बन रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। याद करिए 2014 के पहले सरोज जी भी सांसद थी और लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाती थी कि छत्तीसगढ़ में हमें विकास चाहिए। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी और देश के अंदर आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ करके बम विस्फोट कर देते थे। आज तो क्या स्थिति मोदी जी ने बनाई, कहीं पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। अगर कहीं गलती से भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया तो भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगी और पाकिस्तान को फिर जवाब देते हुए नहीं बनेगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर एक समय था, कांग्रेस के समय जनता भूखों मरती थी और इधर मोदी जी के समय में और भाजपा की सरकार के समय तो छत्तीसगढ़ में फ्री में चावल, और मोदी जी पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा। अब तुलना करिए, कांग्रेस के समय भूखों मरते थे। 1947 में भारत से बड़ी ठसक के साथ पाकिस्तान अलग हुआ था। वे समझता था कि अलग होकर के हम लोग बहुत धनवान हो जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है
और पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी है, वे भूखों मर रही है। पाकिस्तान में भूखों मर रहे हैं लोग। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का कार्ड, यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी तो कमीशन खाने के आदी हैं, उनकी कमीशन खोरी को मोदी जी ने पूरी तरह लगाम लगाने के लिए ही गरीबों के जनधन अकाउंट खोल दिए कि दिल्ली से कोई पैसा भेजेंगे, रायपुर से कोई पैसा मुख्यमंत्री जी भेजेंगे तो पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई कांग्रेसी दलाल उसमें डकैती नहीं डाल पाएगा। 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए महिला स्वयंसेवी समूह के सशक्तिकरण का कार्य, और 10 गरीब परिवारों को रसोई गैस का फ्री का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला। उत्तर प्रदेश में हमने 56 लाख गरीबों के मकान बना दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने एक भी गरीब का मकान नहीं बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने कहा है, मोदी जी ने आश्वासन दिया है और उन्होंने 18 लाख गरीबों के लिए मकान के कागज तैयार कर दिए। चुनाव के बाद उन 18 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के फ्री के कनेक्शन, ये मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा है। एक तरफ फ्री में राशन और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस ने तो घोटाले पे घोटाले, शराब का घोटाला, कोयला का घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, और तो घोटाले थे, गोबर में भी घोटाला कांग्रेस ने यहां कर दिया, गोबर का भी घोटाला कर दिया। भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, महादेव ऐप के नाम पे भी घोटाला कर डाला। और तो और इनकी मति कैसे मारी गई थी, इनका दोहरा चरित्र तो देखो। आप मुझे बताओ, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कांग्रेस के लोग उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दे रहे थे? कह रहे थे राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में मोदी जी के प्रयास से रामलला फिर से विराजमान हो गए, अब कांग्रेस के लोग कहते राम तो सबके हैं। बोल रहे हैं ना बहनों और भाइयों? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये सुरक्षा का माहौल जो देश के अंदर बना है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ कांग्रेस के लोग दे पाते क्या? बहनों और भाइयों, न ये सुरक्षा दे सकते हैं, न सुशासन ला सकते हैं, न गरीब कल्याण का कार्य कर सकते हैं, न विकास की बड़ी परियोजनाओं को ला सकते हैं। इनका तो नक्सलवाद के साथ भी इनका आंतरिक समझौता था। किस हद तक समझौता था बहनों और भाइयों? कैसे लोग सांठ-गांठ करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने इनके कार्यों को देखा होगा। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, जिन नौजवानों के हाथों को रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने इनके हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। और बहनों और भाइयों, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से हटाने का कुत्सित प्रयास भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करती है,
समाज को आपस में बांटने का कार्य करती है। और जब ये लोग कुछ नहीं कर पाते तो मोदी जी को गाली देने लगते हैं। आखिर मोदी जी के लिए तो पूरा देश ही उनका परिवार है। 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। मोदी जी तो पूरे समर्पित भाव के साथ 140 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए तो पूरे देश के अंदर एक आवाज गूंज रही है। एक आवाज है देश के अंदर। पहले चरण का मतदान हो गया है। 102 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, बहनों और भाइयों, 102 लोकसभा सीट पर एक ही आवाज है, और वह आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। 400 पार के लिए कोरबा लोकसभा सीट पर भी कमल छाप को जीत करके जाना है। बहनों और भाइयों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तेज तर्रार, सुशिक्षित राष्ट्रीय नेता को कोरबा में अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता की सेवा के लिए आपके बीच में उतारा है। विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, दिल्ली और रायपुर से जो पैसा आए वह विकास के लिए लगे, गरीब के लिए जाए, किसानों के लिए जाए, महिलाओं के उत्थान में लगे, और साथ साथ योजनाओं का लाभ यहां पर बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुश्री सरोज पांडे जी को आपका प्रत्याशी बना करके, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश से आया हूं। अयोध्या की धरती से मैं स्वयं आया हूं आपके बीच में। लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं। 80 लोकसभा सीट है। पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। दूसरे चरण में होने जा रहे हैं अभी 26 को 8 सीटों पर, और तीसरे चरण में 10 सीटों पर फिर चुनाव होने हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, कोरबा तो जरूर जाएंगे एक बार। और बहनों और भाइयों, इसीलिए कोरबा आए हैं। प्रभु राम की धरती का संदेश लेकर के आए हैं, और ननिहाल के लोगों को बताने के लिए आए हैं कि अब अयोध्या में रामलला आ गए हैं। निश्चिंत रहिए, राम राज्य की स्थापना मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए, इसके लिए विकसित भारत चाहिए, और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से चाहिए। और मोदी जी के लिए आवश्यक है कि कोरबा लोकसभा सीट में भी कमल छाप की प्रत्याशी के रूप में सुश्री सरोज पांडे जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन बहनों और भाइयों, आपको एक काम करना पड़ेगा। इसके लिए मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके और सरोज पांडे जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर जाना होगा। एक एक वोट को मतदान केंद्र पर ले जाना होगा। जब 7 मई को चुनाव होंगे तो इस कार्य को करना होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? जाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, कमल खिलाएंगे। बहनों और भाइयों, अगर आप सहमत हैं तो भारत को दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं पाएगी, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसलिए मेरे साथ आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निश्चित ही आज की इस